हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको ज्योग्राफी के 2 वीडियो अपलोड किए थे। 2 डेमो लेक्चर मैंने आपके चैनल पे अपलोड किए थे। उसमें एक पहला जो वीडियो था ज्योग्राफी का, जो डेमो लेक्चर था, वो था टाइप्स ऑफ बाउंड्री पे, ठीक है ना। उसमें देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में आपको बताया था और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उसमें 3 प्रकार की बाउंड्री होती है। पहली होती है फिजियोग्राफिक बाउंड्री, जो किस आधार पर डिसाइड होती है, जिसके लिए आधार क्या होता है, या तो कोई पर्वत होता है, या कोई नदी होती है, या कोई झील होती है, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी जियोमेट्रिकल बाउंड्री। उसके लिए आधार क्या होता है, या तो अक्षांश या देशांतर के आधार पर 2 देशों के बीच की सीमा का निर्धारण किया जाता है। तीसरी जो मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी पॉलिटिकल बाउंड्री या आर्टिफिशियल बाउंड्री, जिसको राजनीतिक या कृत्रिम सीमा बोलते हैं। वो कैसी होती है, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से 2 देशों के बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, जो क्या करती है, 2 देशों के बीच एक राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी, और मैकमोहन लाइन जो है वो हमारे जो भारत और चीन के बीच खींची गई थी, ठीक है दोस्तों। उसी कड़ी में फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये बताया था आपको कि भारत में, मतलब भारत की सीमाएं कितने प्रकार की हैं, भारत में सीमाएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं, टाइप्स बाउंड्री ऑफ इंडिया। उसमें मैंने आपको 2 प्रकार की बताई थी, एक तटीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। तो हमने स्थलीय सीमा की बात की थी, आज वहीं से अपने लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि भारत की स्थलीय सीमा जो भारत की स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई हमने देखी थी, वो कितनी थी, 15,200 थी। कितनी थी दोस्तों, 15,200 किलोमीटर थी। ये भारत की जो स्थलीय सीमा थी, ये भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा को साझा करता था, तो 7 पड़ोसी देश थे। 7 पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देश में मैंने मैंने बताया था कि पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान है, उत्तर में चाइना और नेपाल है, उत्तर पूर्व में भूटान है, फिर पूर्व में आपका क्या था, बांग्लादेश और म्यांमार था। इनकी बात की थी। उसके बाद जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं, तो इसमें आपको कितने मिलेंगे, 17 राज्य। कितने मिलेंगे दोस्तों, 17 राज्य। ये उसके आगे की कुछ बातें हैं, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, लैंड बाउंड्री में हमने देखा 15,200 है, 7 पड़ोसी देशों का सीमा बनाता है भारत, ठीक है ना। और कितने राज्य जो हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा को साझा करते हैं, वो है 17 राज्य। देखिए, अब बात करते हैं भारत की वाटर बाउंड्री की। किसकी बात करते हैं, वाटर बाउंड्री की, यानी कि जलीय सीमा। जलीय सीमा, ठीक है ना। तो देखिए, भारत की अगर जलीय सीमा की बात करें, तो भारत की जलीय सीमा आपको कितनी मिलेगी, भारत की जलीय सीमा मिलेगी आपको 6100 किलोमीटर। कितनी मिलेगी दोस्तों, 6100 किलोमीटर। और अगर इसमें द्वीपों को भी इंक्लूड कर लें, इंक्लूडिंग आइलैंड, अगर इसमें द्वीपों को भी सम्मिलित कर लें, तो ये कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ तक बात हुई थी। अब देखते हैं भारत की जलीय सीमा को थोड़ा सा मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में बिना मैप के आप अगर कुछ भी रटेंगे, तो वो आपकी टेम्परेरी आपके लिए होगा, ठीक है ना। वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको याद रहेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक आपको याद रखना है, ठीक है ना, लंबे समय तक आपको याद रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैपिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, ये जो बाउंड्री है आपकी, ये वाली, ये जो पूरी बाउंड्री है, इसी बाउंड्री की बात की थी। ये कितनी है, ये है आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब देखिए, ये जो बाउंड्री है, इससे कितने राज्य लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा गुजरात। क्या मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा गुजरात, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपको एक छोटा सा राज्य मिलेगा भारत का, गोवा। कौन सा मिलेगा, गोवा।
उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कर्नाटक, कौन सा मिलेगा, कर्नाटक, और यहाँ पर आपको मिलेगा केरला, यहाँ पर मिलेगा केरला। तो ये 5 राज्य जो है वो पश्चिम में हैं, जो कोस्टल हैं। उसके बाद देखिए आपको एक यहाँ पर राज्य मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर जो राज्य मिलेगा तमिलनाडु, कौन सा राज्य मिलेगा, यहाँ पर आपको एक राज्य मिलेगा, वो मिलेगा तमिलनाडु। इसको ऊपर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के नीचे आप देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने बात की जलीय सीमा की, कितनी है, 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को सम्मिलित कर दें 7516 किलोमीटर है। ये भारत की पूरी जलीय सीमा को मैंने बनाया है। देखिए इसमें जो पश्चिम में 5 राज्य हैं वो कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरला है। पूर्व के कौन से कितने राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, ठीक है ना। कुल मिला के अगर देखो यहाँ पर हम देखें भारत की वाटर बाउंड्री की बात करें, देखिए तो भारत की जो वाटर बाउंड्री है उससे कितने राज्य लगे हुए हैं, भारत के 9 राज्य। कितने राज्य हैं दोस्तों, 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों में अगर बात करें तो पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करते हैं दोस्तों। पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं, सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगा गुजरात, फिर मिलेगा महाराष्ट्र, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर गोवा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर कर्नाटक, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा केरला, ठीक है ना। अब पूर्व की बात करें, पूर्वी तटीय राज्य, इसको बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल स्टेट, इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल स्टेट। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, उसके नीचे आपको मिलेगा उड़ीसा, उसके नीचे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, उसके नीचे आपको मिलेगा तमिलनाडु। तो कुल मिला के 9 राज्य हैं, जो 5 पश्चिमी राज्य हैं और 4 पूर्वी राज्य हैं। अब देखिए यहाँ से अभी तक आप जब भी पढ़ते होंगे तो आपने यहाँ तक ही पढ़ा होगा, और यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार आरओ में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि जो भारत की तटीय सीमा है उससे पश्चिम में कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा तो उन्होंने 5, 4, 3, 7, तो आंसर क्या आएगा इसका, पश्चिम में कितने बनाते हैं, 5 बनाते हैं। पूर्व में अगर वो पूछेंगे कि पूर्व में भारत के तटीय राज्य कितने, तटीय राज्य जो हैं जो कोस्टल हैं, तो कितने होंगे आपके, 4 होंगे। वेस्ट बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लगभग सभी ने तैयार कर लिए होंगे, रट लिए होंगे। अब वो कुछ नया पूछेगा, तो नया पूछने के लिए हमें क्या, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। हमें ये थोड़ा सा थिंक करना है कि क्वेश्चन अब इस टॉपिक से कैसे पूछे जाएंगे। देखो जीएस में एक आपको यही थोड़ी सी गुत्थी को सुलझाना होता है कि अब इस टॉपिक से नए क्वेश्चन क्या बनने की संभावना है। फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है और उनको आपको पहले ही सोचना और समझना है और बना के रखना है, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो हम शॉक ना हो, हम परेशान ना हो, उसको बहुत ईजिली हम लोग हैंडल कर पाएँ, डील कर पाएँ। देखिए दोस्तों, अब देखिए आप अगर आप भारत के इस साइड में, वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सागर मिलेगा जिसको बोलेंगे अरब सागर। क्या बोलेंगे दोस्तों, अरब सागर। यहाँ पर मिलेगा अरेबियन सी, क्या मिलेगा, अरेबियन सी, इसको अरब सागर बोलते हैं। और यहाँ पर मिलेगी बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगी दोस्तों, जो वेस्ट साइड में क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी। अब देखो वो ये क्वेश्चन नया यहाँ से पूछ सकते हैं कि भारत के वो कौन से तटीय राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के वो कौन से तटीय राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। वो कहेंगे भारत के कौन से राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। वो कहेंगे पहला स्टेटमेंट, ठीक है ना, वो कहेंगे गुजरात, कहेंगे महाराष्ट्र और कह देंगे उड़ीसा। दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे, वो कहेंगे गुजरात, गोवा, केरला और दे देंगे वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। या वो दे देंगे सी, ठीक है ना, वो कहेंगे महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक और दे देंगे तमिलनाडु। तो इनमें से तो कोई नहीं होगा अभी तक, ठीक है ना। डी देखते हैं, वो दे देंगे महाराष्ट्र, वो दे देंगे गोवा, वो दे देंगे केरला, वो दे देंगे कर्नाटक। तो अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले कौन से राज्य होंगे? ये होंगे। एक तो इस टाइप से नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है देखिए, वो भी देखते हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा इसमें, क्योंकि उड़ीसा जो है वो बंगाली खाड़ी से सीमा बनाता है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए गुजरात अरब सागर सीमा बनाता है, गोवा बनाता है, केरला बनाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल किससे बनाता है? बंगाली खाड़ी से बनाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तीसरे स्टेटमेंट में देखिए महाराष्ट्र बनाता है, गोवा बनाता है, केरला बनाता है, कर्नाटक बनाता है, लेकिन तमिलनाडु नहीं बनाता। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र बनाता है, गोवा बनाता है, केरला भी बनाता है, कर्नाटक भी बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग नोट्स के साथ साथ अपनी कॉपी पर लिखते जाएं, ताकि जब आप रिवीजन करें एग्जाम के टाइम पे तो आपको आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जाएगी कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली खाड़ी के साथ सीमा बनाता है? कौन कौन से राज्य, ठीक है ना। वो ऐसे दे सकते हैं। पहले में दे सकते हैं कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी से, किससे? बंगाल की खाड़ी से। पहले में दे सकते हैं आपको वेस्ट बंगाल, दूसरे में दे सकते हैं आपको आंध्र प्रदेश, तीसरे में दे सकते हैं महाराष्ट्र, और चौथे में दे सकते हैं आपको गोवा। अब वो ऐसे ऑप्शन दे देंगे, वो कहेंगे पहला सही है, दूसरा सही है। बी में दे देंगे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। सी में दे देंगे पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। डी में दे देंगे चारों सही हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा? देखिए बंगाली खाड़ी के साथ सीमा देखें तो महाराष्ट्र तो अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, ये नहीं होगा। गोवा भी अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, ये नहीं होगा। तीसरा चौथा तो नहीं होगा। देखो ये वाला स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और चारों। तो जब ये दोनों गलत हो गए तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर नए क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि ये अपने लोग देख रहे थे 9 राज्य हैं जो कोस्टल हैं, 5 इसमें पश्चिमी राज्य हैं, 5 पूर्वी राज्य हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात कवर हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों को साझा करते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए एक आपको राज्य मिलेगा गुजरात और एक मिलेगा वेस्ट बंगाल। गुजरात जो है इधर ऊपर किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ। और वेस्ट बंगाल तो भारत के 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल के साथ बनाएगा, भूटान के साथ बनाएगा ये, और किसके साथ बनाएगा? और बांग्लादेश के साथ बनाएगा। तो वेस्ट बंगाल जो है वो इधर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, और गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ बनाता है। ये स्थलीय सीमा से भी टच है और जलीय सीमा से भी टच है। तो आप लिख सकते हैं नोट डाल के, लिखिए नोट डाल के, लिखिए इसमें नोट डाल के लिखिए। गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा को साझा करते हैं। जो जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा को साझा करते हैं। जो जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा को साझा करते हैं। जो जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा को साझा करते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए हमने तटीय राज्य देख लिए और जो स्थलीय राज्य देख लिए, लेकिन एक नया क्वेश्चन बनने की यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है। वो ये पूछ सकते हैं भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही तटीय राज्य हैं, ठीक है ना। ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ वो सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा को साझा करते हैं, ना जलीय सीमा को साझा करते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं देखिए, देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो आपको एक यहाँ पर राज्य मिलेगा हरियाणा। हरियाणा ना तो किसी के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, ना ही कोस्टल है। ऊपर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा दिल्ली। ये कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। आपको एक छोटा सा राज्य एक आपको यहाँ पर राज्य मिलेगा झारखंड। कौन सा मिलेगा? एक यहाँ पर आपको बहुत बड़ा राज्य मिलेगा ऐसे ही, वो मिलेगा आपको एमपी। और एक आपको ऐसे राज्य मिलेगा, ऐसे आया हुआ, इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। और एक आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था राज्य, उसको बोलते हैं तेलंगाना। तो देखिए कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जो ना तो भारत के स्थलीय बाउंड्री को साझा करता है, ना भारत की जलीय बाउंड्री को साझा करता है, ना ही ये किसी अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ ये सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए इनको। दूसरा नोट डाल के लिखिए आप लोग। लिखिए
हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा कमा मध्य प्रदेश, हरियाणा कमा मध्य प्रदेश कमा झारखंड, हरियाणा मध्य प्रदेश झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा मध्य प्रदेश झारखंड, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना, व तेलंगाना, व तेलंगाना, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये भारत के ऐसे राज्य हैं, ये भारत के ऐसे राज्य हैं, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो ना तो स्थलीय सीमा को साझा करते हैं और ना ही जलीय सीमा को, जो ना तो स्थलीय सीमा को साझा करते हैं और ना ही जलीय सीमा को, जो ना तो स्थलीय सीमा को साझा करते हैं और ना ही जलीय सीमा को। देखिए, भारत का एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर ऐसे मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे क्या, श्रीलंका, श्रीलंका, जो भारत के साथ जलीय सीमा को साझा करते हैं। देखिए, भारत को आपको यहाँ पर एक राज्य मिलेगा, ये है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु से जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक ब्रिज मिलेगा, ये 2 किलोमीटर का एक ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, इसको बोलते हैं पम्बन ब्रिज। इस पम्बन ब्रिज से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक आइलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक आइलैंड मिलेगा ऐसे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे, ये है पम्बन ब्रिज। ये क्या है आपका? पम्बन ब्रिज। और ये है आपका पम्बन आइलैंड, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप पर ही आपका रामेश्वरम है, जो एक तीर्थ स्थल है, ठीक है ना। रामेश्वरम है, और रामेश्वरम को आपने देखा होगा, अगर आपने रामेश्वरम, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, तो वहाँ पर रामेश्वरम का एक छोटा सा दृश्य दिखाया गया था, जब शाहरुख खान जो है वापस थंगबली को चुनौती देने के लिए, मारने के लिए वापस जाता है। और आपने देखा होगा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाहरुख खान कार ड्राइव कर रहा है और जो आपकी दीपिका पादुकोण है वो सो रही है, उसके बाल जो है वो बहुत तेज़ी से लहरा रहे हैं, ठीक है ना। वो अस्थियाँ बहा कर आता है, फिर लड़ता है जाके थंगाबली से, ठीक है ना। वो रामेश्वरम का दृश्य वहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम है, और रामेश्वरम जब पम्बन द्वीप से आप आगे जाएंगे तो आपको एक ऐसे मिलेगा, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में। इसको बोलते हैं धनुषकोटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं धनुषकोटी। और आपकी जब जॉब लग जाए, आपके पास पर्याप्त पैसे हो जाएं और आपका घूमने का मन हो, तो आप तमिलनाडु जाएं। तमिलनाडु से आप फिर कहाँ जाएं? तमिलनाडु से आप पम्बन ब्रिज पे जाएं। और ये ब्रिज है, ये बिल्कुल पानी में बना हुआ, इधर भी पानी, इधर भी पानी है, बीच में रेलवे लाइन बिछी हुई है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर आप जाइए रामेश्वरम, फिर आप जाइए पम्बन द्वीप पर, फिर आप रामेश्वरम घूमिए जाके, बहुत ही अच्छी जगह है रामेश्वरम। उसके बाद आप जाइए धनुषकोटी। धनुषकोटी आपको देखिए कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये है धनुषकोटी। क्या है? ये है धनुषकोटी। अब धनुषकोटी के इस पॉइंट पर आप खड़े हो जाइए आके, मान लेते हैं आप धनुषकोटी के इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट से खड़े होकर जब आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको इधर भी पानी मिलेगा, इधर भी पानी मिलेगा, और आपको इधर भी पानी मिलेगा। बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा दोस्तों देखने में। ये आप भारत के बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर स्थलीय सीमा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देता है। अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होगा दोस्तों। कभी भी अगर आपको मौका लगे लाइफ में जाने का तमिलनाडु, तो आप यहाँ तक ज़रूर घूम के आइए। और सबसे बड़ी बात है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी, हिंदू माइथोलॉजी की वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए घूमने के लिए, क्योंकि धनुषकोटी से, ये है धनुषकोटी ऐसे, इस धनुषकोटी से आगे एक ब्रिज बनाया गया था, और ये है आपकी श्रीलंका, ये है आपकी श्रीलंका, और यहाँ पर श्रीलंका का एक द्वीप है, ठीक है ना। ये है धनुषकोटी, और ये जो पत्थरों से ये जो ब्रिज बनाया गया था इसको बोलते हैं राम सेतु, और इसको बोलते हैं श्रीलंका का तलाई मन्नार द्वीप।
धनुषकोटि को श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप से कौन जोड़ता है? राम सेतु। इसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। ये वही राम सेतु है। इसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सीता माँ को वापस लाने के लिए बनाया था, ठीक है ना, बजरंगबली के साथ मिलकर। तो ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है। और अभी आपने देखा है, चर्चा में भी है, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी भैया हैं, ठीक है ना, आप तो जानते हैं भारत में एक ही खिलाड़ी है बॉलीवुड में, उन्होंने इस पर एक मूवी भी लॉन्च की है, राम सेतु। आप चाहें तो उसको भी देख लीजिए, वहाँ पर भी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने समझाया होगा। हालांकि मूवी में कुछ चीज़ें काल्पनिक भी डाल दी जाती हैं जिनका इतिहास या माइथोलॉजी से संबंध दूर दूर तक नहीं होता है, लेकिन बस आपको समझने के लिए आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो, ठीक है ना। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर्याप्त समय है तो आप उसको देख सकते हैं। और पहली बात तो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, और भगवान राम का नाम आते ही क्या होता है, सभी के दिलों में उनके लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भगवान राम से आपको एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए दोस्तों, कि भगवान राम अगर आपके जो है वनवास को ना गए होते हैं तो वो अयोध्या के राजा ही बनकर रह जाते। उनके वनवास जाने में जो नीति में लिखा था, जब वो वनवास से लौट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर लौट के आए। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी स्टडी में एक टाइम ये किसका चल रहा है? वनवास का चल रहा है। आप सोसाइटी से जितना ज़्यादा कट रहेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाई पर अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकेंगे। और आप ये मत समझिए कि कुछ दिन आप सोसाइटी से कट हो जाएंगे, सोसाइटी आपको भूल जाएगी, ठीक है ना। ये सोसाइटी अपने आप में इतनी बिजी है, ठीक है ना, कि ये किसी को बिना काम के याद ही नहीं करती। आप समझते हो कि कोई हमें याद करता है, जब तक आपका इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा तब तक वो आपको याद नहीं करेगा, ठीक है ना। सारी रिलेशनशिप किस पे डिपेंड है? ओनली इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप भी थोड़ा सा सोसाइटी से कट हुई। इसीलिए आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे जाके, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होते थे? गुरुकुल होते थे, तक्षशिला, वहाँ पर बच्चे को भेज दिया जाता था। बच्चा जो था वहाँ से शास्त्र और शस्त्र सब शिक्षा लेकर ही आता था, क्योंकि इतनी कंसंट्रेशन, इतना सब कुछ सिखाने के लिए बच्चे की कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। और उसे यूज करने के लिए क्या करना पड़ता था? उसे गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था, गुरु के समीप रहना पड़ता था, पूरी सोसाइटी से कट होकर रहना पड़ता था, अपने जितनी भी भोग विलास की वस्तुओं को त्यागना होता था। लेकिन जब वो वहाँ से, देखिए वहाँ से जीवक निकले हैं, पतंजलि निकले हैं, महाभाष्य निकले हैं, कितने कितने बड़े विद्वान निकले हैं। दोस्तों आज कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई, लेकिन ये बातें शायद आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आएंगी, ठीक है दोस्तों। मुझे इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई यूं ही कंटिन्यू रखिए और आप अपने नोट्स बनाने प्रिपेयर कर दीजिए। इसके बाद एक लेक्चर आपका और आ सकता है, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने वाला हूं, और आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। कंटेंट मैं आपको बहुत ही अच्छा देने वाला हूँ। आप मेरे कंटेंट को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिए। देखिए मैं 100% की गारंटी तो करता ही नहीं हूँ, लेकिन 80 से 85% क्वेश्चन आपसे ज़रूर सॉल्व होंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके गाइस, टेक केयर।